आप लगातार एक न्यूज़ जरूर सुनते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, आरबीआई की बैठक हुई। आरबीआई की बैठक में रेपो रेट को कम किया गया, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया गया, बैंक रेट पे चेंजेस लाए गए, एसआरआर, सीएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे टर्म्स आप सुनते होंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं इसे या तो कोई डाउट रहता है तो आप इस न्यूज़ के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हो, करंट अफेयर्स आप नहीं कवर कर पाते हो। अब ये भी आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ है जो आरबीआई करता है, पर उसकी फंक्शनिंग नहीं पता है, उसके ऑपरेशंस नहीं पता है। तो आज आरबीआई के जो फंक्शंस हैं, आरबीआई के जो काम है, आरबीआई के जो हिस्ट्री रही है, उसको ब्रीफ में समझेंगे, करेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, सिग्निफिकेंस को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे आरबीआई के। फिर उसी का जो एक पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का एक सेगमेंट है, अगर हम बात करें एक वर्क है कि मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को बनाना। जैसे अपने राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी के बारे में सुना होगा, तो दो बेसिकली आप टर्म सुनते हो, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी की बात करें जो सरकार निर्धारित करती है, डायरेक्टली सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है, या टैक्स रिलेटेड जो उसमें सेगमेंट्स आ जाते हैं। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के थ्रू निर्धारित होती है। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम टॉप 100 टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो यूपीएससी या इसके अलावा जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलती है, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप नंबर भी इस पीडीएफ में मिलता है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मैसेज करके या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीआई। आरबीआई आखिर है क्या, और आरबीआई के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ कहानी बताने का पर्पज़ मेरा नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को देखेंगे। एग्जाम में क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या चीज़ें आई हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरबीआई है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है। ओरिजिन के बारे में अगर सबसे पहले हम बात करें कि ओरिजिन कब हुआ, तो आपने सुना होगा हिल्टन यंग कमेटी के बारे में। या सबसे पहले अगर आप देखें, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक अर्थात कि जितने भी बैंक है, बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप जैसे बैंक में पैसा लेने जाते हैं, एग्जांपल के लिए बैंक आपको लोन देता है, उसी तरह बैंक्स आरबीआई के पास पैसा लेने जाते हैं, आरबीआई उन बैंक्स को लोन देता है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई। तो एक सेंट्रल बैंक भी आरबीआई है। द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंस सिस्टम, जो इंडियन का भारतीय जो वित्तीय व्यवस्था है या इंडियन फाइनेंस सिस्टम है, उसका एक कोर एलिमेंट से कोर इंस्टीट्यूशन है या एपेक्स इंस्टीट्यूशन जिसे बोला जाता है, जिसे ओन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अब अगर हम बात करें आरबीआई, कुछ इतिहास की यहाँ पे थोड़ा सा हम हिस्ट्री के सेगमेंट्स देखेंगे जो आरबीआई के रहे हैं। क्यों देखेंगे, क्योंकि इसमें भी स्टेटमेंट्स बने हैं। यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछा, 2014 का पेपर उठा के देखेंगे। 2014 के पेपर में यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया था कि आरबीआई किस कमेटी का जो स्टेटमेंट था, हिल्टन यंग कमेटी के स्टेटमेंट था वहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी हिस्ट्री को भी जानना। तो 1926 की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन एक बनता है जो रिकमेंड करता है कि एक देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। सेंट्रल बैंक की आवश्यकता के बारे में हिल्टन यंग कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है। अब 1926 की बात है, तो इस दौरान भारत की सरकार तो थी नहीं, उस टाइम पे जो सरकार थी वो अंग्रेजों की सरकार थी, है ना। हालांकि बोला जाता था इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन वो ब्रिटिश रूल्ड गवर्नमेंट थी। अब बात करें 1926 में जो रिकमेंडेशन बनती है, उसके आधार पर 1934 में आरबीआई अधिनियम पास किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम पास किया जाता है और उसे स्टैच्यूरी बेसिस दिया जाता है। एक स्टेटमेंट और आपको सुनने को मिलता है कि आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन नहीं, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। स्टैच्यूरी बॉडी यहाँ पे दिया है, आरबीआई स्टैच्यूरी बेसिस पर इसको बनाया गया था। फिर इसे अप्रैल 1 1935 को आरबीआई स्टार्ट कर देता अपना ऑपरेशन, और सबसे शुरू में इसका जो मुख्यालय कोलकाता रहता है। बाद में अगर आप देखें इसका मुख्यालय मुंबई हो जाता है, लेकिन कोलकाता से इसने अपना ऑपरेशन शुरुआत किया। 1937 में जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ चला जाता है, ये 1937 में हेडक्वार्टर मूव हो जाता है मुंबई। ठीक। अब हम बात करें कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये पांचों क्रोनोलॉजी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। 1949 का टाइम आता है और भारत आज़ाद हो जाता है, आपको जैसा कि पता है। उसके बाद जो आरबीआई है उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है, नेशनलाइज कर दिया जाता है, और 95 में एक नेशनलाइज कर दिया जाता है। ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 एक्ट लाया जाता है। अब अगर स्टेटमेंट बनता है कि एक्ट के माध्यम से आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि एक एक्ट लाया गया था 1948 में, उस एक्ट के माध्यम से इसे नेशनलाइज किया गया, तो वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि इसकी आरबीआई का जो हिस्ट्री है उसको लेके हमने चर्चा कर ली। ठीक है। अब अगर हम बात करें आरबीआई का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आरबीआई
किस तरह से कार्य करता है, फंक्शनिंग, सारी चीज़ों पर हम आएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की आरबीआई की, आरबीआई की जो अवसंरचना है कैसी है। आरबीआई की अवसंरचना के बारे में अगर हम देखें तो आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, 21 मेंबर जिसमें होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जैसे जैसे किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसी तरह अगर आप बात करें 21 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के जो डायरेक्टर्स होते हैं। अब उसमें अगर आप देखेंगे ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। अब अगर इनकी बात करें यहाँ पर ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहले ऑफिशियल डायरेक्टर में गवर्नर होते हैं आरबीआई के, इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो 5 साल का जिनका टेन्योर होता है। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करें तो 10 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, इनका टर्म 4 ईयर होता है, 4 ईयर्स होता है। ये जो टर्म्स है यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 5 साल है। अगर इसे अपोजिट कर दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो यहाँ पे मेंबर्स इनका टर्म कितना होता है, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जिसे सरकार नियुक्त करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी मालिक तो सरकार ही है आरबीआई बैंक की। फिर 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। अब आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड भी आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला अगर हम बात करें 4 लोकल बोर्ड में अगर हम बात करें, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और दिल्ली है। तो 4 इसके अगर हम देखें लोकल बोर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो 2 सरकारी ऑफिशियल्स को नॉमिनेट किया जाता है यहाँ पे आपने देखा गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर 10 होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, ये आपको पता होना चाहिए आरबीआई का, बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा हम लोकल बोर्ड्स के बारे में बात करें, लोकल बोर्ड्स के बारे में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकल बोर्ड्स के। यहाँ पे आपने देखा कि 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल बोर्ड के। अब ये लोकल बोर्ड है क्या बला है लोकल बोर्ड। अब देखिए किसी भी संस्था को अगर एक जगह उसे रखा जाए, है ना, तो चारों दिशाओं में, भारत इतना बड़ा देश है, पूरे देश में अगर आप गवर्नेंस सिस्टम को बनाना है तो उसको कहीं ना कहीं रीजनल उसके ऑफिसर्स होने चाहिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो या कुछ काम हो तो वो रीजनल ऑफिस के थ्रू भी हो जाए। लोकल बोर्ड्स के बारे में वहीं पर हम बात करेंगे। 1 ऑफ ईच जोन, जिनके अलग अलग 4 जोन है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ पे 4 जोन इसके दिखाई देते हैं। अब सभी जो जोन होते हैं उनके बोर्ड्स में 5 मेंबर होते हैं। मतलब अगर हम बात करें मुंबई का जो बोर्ड है लोकल बोर्ड है, कोलकाता का लोकल बोर्ड है, उसमें 5 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर देखेंगे आरबीआई का, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उसमें 21 मेंबर है, लेकिन जो लोकल बोर्ड्स उसमें 5 मेंबर हैं। अब ये डिफ्रेंसिएशन आप जो क्रिएट हो रहा है, ये डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ पर याद रखिएगा। बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट यूपीएससी में नहीं बनता है, यूपीएससी में बनता है स्टेटमेंट ही है, आसान स्टेटमेंट है, लेकिन कंफ्यूज करता है, नंबर्स को कंफ्यूज कर देता है, जगह को कंफ्यूज कर देता है। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। जो ईच बोर्ड है 5 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग रीजनल एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग इंटरेस्ट। अब ये दो टर्म है, रीजनल एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग। ये दोनों टर्म्स जब हम बैंकिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि रीजनल बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है ये जानना है कि जो अगर हम बात करें जो मेंबर्स होते हैं कितने होते हैं, ठीक है। लोकल बोर्ड्स में कहाँ लोकल बोर्ड्स, ये सारा आपने देख लिया। अब अगर आप बात करें नेटवर्क की आरबीआई की, तो सेंट्रल ऑफिस आपको मुंबई में देखने को मिलता है, दिल्ली में नहीं है। तो इतना जनरल स्टेटमेंट आपको भी पता होगा। और जोनल ऑफिस आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों जगह आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिस जो 22 के आसपास जो हमारे कैपिटल्स हैं, स्टेट की कैपिटल, वहाँ पे भी आपको रीजनल ऑफिस 22 देखने को मिलेंगे आपको स्टेट कैपिटल्स में, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो क्या होगा, नेटवर्क होगा आरबीआई के नेटवर्क। ये तो इतना लेस इंपॉर्टेंट है। आपको जो लोकल बॉडी और ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे फंक्शनिंग पे, आरबीआई कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और इसके थ्रू आप रिवाइज करेंगे। अब देखिए वैसे तो ये क्लास 4 घंटे 5 घंटे भी चल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं पूरी कहानी बताना शुरू करूं तो ये खिंच सकती है, लेकिन मकसद क्या है, मकसद यह है कि जो कोर कंटेंट है, जो वैल्यूएबल कंटेंट है, वो आपको मिलना चाहिए, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बात करेंगे अब फंक्शन की। फंक्शन के बारे में अगर आप देखेंगे, आरबीआई का पहला फंक्शन है, यहाँ पर आप देखोगे मॉनेटरी फंक्शन, अर्थात मुद्रा संबंधी कार्य, मौद्रिक कार्य। मौद्रिक कार्य अगर हम इसे देखें, मान सकते हैं क्या, मौद्रिक कार्य। मौद्रिक कार्य में पहला क्या है, इश्यूअर ऑफ बैंक नोट। आपको पता होगा कि जो बैंक जो नोट होता है, सपोज करिए नोट है, इस नोट में गांधी जी की फ़ोटो होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है, एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, या मैं धारक को इतने रुपए अदा करता हूँ। और वहाँ पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, जो भी गवर्नर रहे हों उनके साइन होते हैं, जो प्रेजेंट में उस टाइम पे, ठीक है। तो एक पहला काम क्या होता है, आरबीआई का नोट जारी करना। अब ये नोट आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर
जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, अब 1 रुपये का नोट फिनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। और जो क्वाइन होते हैं वो भी सरकार, भारत सरकार द्वारा, या अगर हम देखिए इसके द्वारा यहाँ पे जारी होते हैं। मतलब आरबीआई काम क्या करता है, नोट कितने इशू करता है, 1 रुपये से के बाद से लेके 10,000 रुपये तक के नोट्स आरबीआई क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। ठीक, अब ये जो आरबीआई नोट इशू करता है, इसके पहले क्या हुआ करता था कि जो 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा था कि गोल्ड या जो कहते हैं कि नहीं, जो आभूषण होते थे उनको एक मेजरमेंट रखा जाता था कि इतने आभूषण रहेंगे तभी आप इतने नोट छाप सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिनिमम रिजर्व 200 करोड़, 150 करोड़ इन गोल्ड मिनिमम। तो इतना जो गोल्ड रिजर्व है इतना आरबीआई के पास होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्या आरबीआई के पास 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व है, तो क्या सिर्फ 115 करोड़ रुपए ही आरबीआई जारी कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई जितना मर्जी चाहे उतना पैसा छाप सकता है। अब अगर हम बात करें, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि अगर आरबीआई इतने पैसे छाप सकता है तो भारत में इतने पैसे क्यों नहीं छाप देता कि भारत की बेरोजगारी खत्म हो जाए, भारत की गरीबी खत्म हो जाए? तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि पैसे छापने से कुछ नहीं होता। सपोज करें बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन बाजार में सप्लाई, तो बाजार में गुड्स तो लिमिटेड होते हैं, बाजार में सर्विसेज तो लिमिटेड होती हैं। अब पैसा अगर ज़्यादा रहेगा और बाजार में सामान कम रहेगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको 5 रुपये में मिल रही थी वही चीज़ आपको 8 रुपये मिलने लगेगी, 10 रुपये मिलने लगेगी। इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और इस मुद्रास्फीति का कोई लाभ नहीं होगा। तो अगर आरबीआई बहुत सारे नोट छाप भी दे तो भी भारत की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। भारत की गरीबी तभी दूर होगी कि जब भारत का जो निवेश है वह बढ़ेगा, भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, सर्विस सेंटर हमारा बढ़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो जो ओवरऑल जो हमारी डेवलपमेंट है वो जैसे प्रोग्रेस करेगी उसके बाद ही गरीबी दूर हो सकती है, ना कि नोट छाप के। तो ये बात हो गई यहाँ पे कि इशू करता है आरबीआई, क्या यहाँ पे बैंक नोट्स इशू कर सकता है। आगे हम देखेंगे अदर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अदर फंक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं अदर फंक्शन के बारे में। अदर फंक्शन के बारे में बात करें तो और आरबीआई क्या क्या फंक्शन है यहाँ पे आप देखोगे। बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था, आरबीआई बैंक का भी बैंक होता है, बैंक ऑफ बैंक होता है, ठीक है ना। मतलब जो बैंक्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, आरबीआई के पास लोन लेते हैं, जाके आरबीआई से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग रेट होते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CLR, SR वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये टर्म्स भी हम देखेंगे जो उसके क्वांटिटेटिव जो मेजर्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट्स। एक तो आरबीआई गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स मैनेज करता है, साथ ही अगर आप देखेंगे ट्रेजरी ऑपरेशन, G-Sec प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस। तो भारत सरकार को एडवाइस प्रोवाइड करना हो या स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करना हो। इसके अलावा जब भारत सरकार को रुपया प्राप्त करना होता है बाजार से, भारत सरकार को मार्केट से रुपया उठाना होता है। क्यों उठाना होता है? सरकार के बजट होते हैं, बजट के जो घाटे होते हैं उनकी प्रतिपूर्ति करनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना है, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करवाता है आरबीआई के थ्रू। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसी इशू होती है, सपोज करिए कि 100 रुपये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार ने साइन करके दी कि आप ये हम साइन करके दे रहे हैं 100 रुपये की सिक्योरिटी, वो आरबीआई मार्केट में इशू करता है। मार्केट में लोग सिक्योरिटी खरीदते हैं और जो पैसा मार्केट से आता है वो क्या करता है, आरबीआई सरकार को देता है। अब ये सिक्योरिटी जो होती है सबसे सेफ सिक्योरिटी होती है, सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं एक तरह से अगर आप देखेंगे। अब इनको अगर हम बात करें, G-Sec गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोला जाता है। अगर ये 1 साल से कम के होते हैं इन्हें टी बिल भी बोला जाता है, ट्रेजरी बिल्स भी बोला जाता है। अब इसके अलग अलग टेन्योर होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि आरबीआई का काम क्या होता है, बैंक का बैंक, बैंकों का बैंक है आरबीआई, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब आगे हम देखेंगे बैंकर्स बैंक। ये मैंने आपको बताया ही कि आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन। गिव मी अ सेकंड। अब अगर आप ये जानते होंगे कि जो डॉलर्स होते हैं उनको अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, मान के चलिए आपके पास $100 पड़े हैं, आप विदेश गए थे, आपके पास डॉलर्स पड़े हैं। अब उसको रुपया बनाने का काम कौन करता है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे मीडियोकर्स होते हैं जो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डॉलर्स होते हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं। आप सुनते होंगे कि आरबीआई के पास 600 या प्रेजेंटली अगर आप देखें $700 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व है। अब ये $700 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व ये कौन होल्ड करता है? ये आरबीआई होल्ड करता है, ठीक है। आरबीआई होल्ड करता है। अब ये सब क्यों होल्ड किया जाता है? देखिए क्या होता है, किसी देश के साथ जब एक व्यापार होता है किसी देश का, तो हम
हो सकता है वो रुपये में पेमेंट्स ले या ना ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ करेंसीज होती हैं ऐसी, जैसे डॉलर है, डॉलर पे हर एक देश आपस में ट्रेड करते हैं, तो उनके साथ हमें कुछ खरीदना हो कुछ बेचना हो तो डॉलर में हम ट्रेड करते हैं। तो डॉलर में जब ट्रेड करें तो देश में डॉलर होने जरूरी होते हैं। अब ये डॉलर कौन रखेगा? आरबीआई रखेगा, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन होता है, मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व को, स्टेबलाइज करता है एक्सचेंज रेट्स को भी। एक्सचेंज रेट एक वर्ड है, अगर आप देखेंगे, आप सुनते होंगे कि जो भारत का रुपया है वो 80 रुपये चला गया, रुपया गिर गया, है ना, 90 रुपये चला गया डॉलर कंपैरिजन में, 60 रुपये आ गया, बढ़ गया। ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म किस तरह से कंट्रोल होता है कि जितना डॉलर हमारे पास होता है उस हिसाब से आरबीआई क्या कर सकता है? इसको मैनेज कर सकता है। तो इस एक्सचेंज रेट को मैनेज करने में आरबीआई काम करता है। हालांकि जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है एक अलग टॉपिक है अपना, जिसमें फ्लोटिंग रिजर्व जो है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्री फ्लोटिंग रेट है, वो सब आता है, उससे हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कार्य है, फंक्शन है, वो आरबीआई का देख रहे हैं, वहाँ पे एक्सचेंज रेट को भी वो रेगुलेट करता है। साथ ही कंट्रोल ऑफ क्रेडिट रेगुलेट्स मनी सप्लाई विया मॉनेटरी पॉलिसी टूल। बाजार में कितना पैसा जाना है, कितना पैसा उतारना है, वह आरबीआई निर्धारित करता है। और यह आरबीआई कैसे निर्धारित करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, इसका जो आपको वीडियो भी मिलेगा नेक्स्ट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 सदस्यीय समिति होती है, समय समय पर बैठक करती है और बताती है कि मार्केट पे कितना पैसा जाया जाना चाहिए, मार्केट में पैसा और दिया जाना चाहिए, मार्केट से पैसा खींचा जाना चाहिए अलग अलग टूल्स के थ्रू। ये कमेटी बताती है, ये कमेटी रिकमेंडेशन देती है। तो उस कमेटी के थ्रू क्या करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट्स को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल रेगुलेटरी प्रमोशन फंक्शन, ठीक है, अलग कुछ काम होते हैं। अब जैसे ये तो काम आपने देख लिया कि जो पैसे संबंधित मामले थे, इसके अलावा कुछ रेगुलेशंस करता है, कुछ प्रमोशंस करता है आरबीआई, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह का प्रमोशन या अगर आप देखेंगे रेगुलेशन करता है आरबीआई। तो इसमें आप देखेंगे कि रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, अगर आप देखेंगे लाइसेंस देना सभी बैंक्स को, जो बैंक्स होते हैं उसको बैंक एक्ट 1949 के अंतर्गत उनको लाइसेंस मिलता है, तो बैंक्स को लाइसेंस देना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कैपिटल प्रिस्क्रिप्शन, कितनी कैपिटल उसको रखना है। इसके अलावा कंप्लायंस भी आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंक जो बैंकिंग अधिनियम है वो बैंक पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यह काम कौन करता है? आरबीआई करता है। आप सुनते होंगे कि इस बैंक पर आरबीआई ने कंट्रोल लगा दिया कि 2000 रुपये से ज़्यादा आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये कैसे आरबीआई करता है? आरबीआई के पास कंट्रोल होता है, बैंक्स को कंट्रोल करने का एक कानून है, बैंकिंग अधिनियम है। उस बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत सभी बैंक काम करें, उस बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत उस कानून को फॉलो सभी बैंक करें, यह बात आरबीआई ध्यान रखता है और वही काम यह बैंक्स के थ्रू करवाता है। साथ ही प्रमोशन ऑफ फिनेंशियल सिस्टम, इसके अलावा एक्सपेंडिंग ब्रांच नेटवर्क्स को एक्सपेंड करना, इसके अलावा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अब वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी आरबीआई जारी करता है, वित्तीय समावेशन। अब ये वित्तीय समावेशन वाला क्या है? वित्तीय समावेशन आप बहुत बार वर्ड सुनते होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह नहीं होता कि सभी को पैसा दे दो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब नहीं होता सभी को अमीर कर दो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि बैंकिंग से संबंधित जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें सभी व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो जाए। भारत का अंतिम व्यक्ति, अगर हम बात करें कोई उड़ीसा का ट्राइबल कम्युनिटी का पर्सन है, वह भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सके, वह भी पीएम जनधन आधार के थ्रू खाते खुलवा सके, एटीएम बनवा सके, पेंशन प्राप्त कर सके। तो ये बैंकिंग की कनेक्टिविटी उसके पास पहुँचे, यह काम जितना सुनिश्चित होता है उतना ही माना जाता है कि भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है या फिनेंशियल जो इंक्लूजन है वह बढ़ रहा है। ये यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव, आपको पता होगा कि रुपए वगैरह के जो कार्ड्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम देखेंगे करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट में प्रिंटिंग करना, ये सारे काम आ जाते हैं आरबीआई के। जैसे अगर आप देखेंगे दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। पहला, प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट ओन करती है। जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं जो कहाँ कहाँ है, नासिक में है जो महाराष्ट्र में है, जहाँ पे नोट छपते हैं, देवास में है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, यहाँ पे भी नोट छपते हैं। इसके अलावा ये दो जो गवर्नमेंट ओन प्रिंटिंग प्रेस हैं, दो आरबीआई ओन्ड है, मैसूर में है, दूसरा सालबोनी विया BRBN MPL। तो यहाँ पे मैसूर और सालबोनी में आरबीआई के द्वारा ओन किए जाने वाले क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है। अब स्टेटमेंट अगर ये बनता है कि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं भारत सरकार होल्ड करती है, या जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं उसे आरबीआई होल्ड करता है, यह आपको स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें, आरबीआई भी ओन करता है प्रिंटिंग प्रेस, इसके अलावा गवर्नमेंट भी ओन करती है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। इसके अलावा जो कॉइन मिंट्स होते हैं, मुंबई में कॉइन मिंट्स है, जो सिक्के, जहाँ पे सिक्के का टकसाल जिसे बोला जाता है, उसमें एक मार्क भी होता है हर एक सिक्के में, जिससे पता चलता है ये कहाँ का सिक्का है। हैदराबाद में है, मुंबई में है, कोलकाता में और नोएडा में, 4 जगह है। ये चारों जगह जो कॉइन
मिंट्स हैं ये गवर्नमेंट ओन्ड हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। यह बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिनोमिनेशन एंड ऑथरशिप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉइन अप टू 1000 रुपीज़, तो इंडियन कॉइनेज एक्ट है 1906, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये मृणाल सर की नोट्स में भी आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि जो इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906, यह जो कॉइन है इसके अंतर्गत आरबीआई 1000 रुपये तक के सिक्के बनवा सकता है या 1000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। दूसरा, नोट्स अप टू 10,000, 10,000 रुपये तक के नोट्स जारी किए जाते हैं, ये आरबीआई एक्ट के थ्रू। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि जो आरबीआई अधिनियम है 1934, उसके तहत 10,000 तक के नोट्स जारी किए जा सकते हैं और कॉइनेज के तहत सिक्के 1000 रुपये तक के जारी किए जा सकते हैं। यह भी दोनों स्टेटमेंट आपको कन्फ्यूज कर सकता है। 1 रुपीज़ नोट साइन बाय द फिनेंस सेक्रेटरी अदर बाय आरबीआई गवर्नर, तो मैंने आपको बताया था कि 1 रुपये का नोट है वो फिनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव के द्वारा सिग्नेचर उनको किया जाता है। ये तो बात की हो जाती है किसके बारे में, आपने देख लिया करेंसी मैनेजमेंट के बारे में। अब आगे हम देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम को लेके, ठीक है। तो आइए देखते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी आखिर क्या है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मैंने आपको बताया कि आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है 200 करोड़ के आसपास संपत्ति। अगर हम बात करें मिनिमम रिजर्व फॉर नोट इशुएंस, तो नोट इशू करना है उसके लिए 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व है, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड की वैल्यू इतनी होनी चाहिए 115 करोड़ के बराबर, तो आरबीआई नोट यहाँ पे इशू कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही पब्लिकेशन के बारे में बात करें, कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी करता है। इसके अलावा फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये एक हाफ ईयरली रिपोर्ट है, 6-6 माह में जारी होती है। वित्तीय स्थिरता ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। और इंडिया फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ये स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। असेसमेंट करता है फिनेंशियल रिस्क का, रेजिलियंस का, कि जो भारत की जो वित्तीय कितना खतरा है, वित्त का खतरा है या नहीं है, या सहनशीलता, उसका भी आकलन इस रिपोर्ट के माध्यम से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली, अब मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी जारी करता है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली इशूज बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गाइड रेपो डिसीजन टूवर्ड्स इन्फ्लेशन टारगेट की दिशा में यह रिपोर्ट बताती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ये तो 2 रिपोर्ट के बारे में आपने देख लिया, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ और रिपोर्ट है वह भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है भारत में, तो भारत के संबंध में नीति आयोग जारी करता है। हालांकि जो ग्लोबली इसे बंद कर दिया गया, वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता था, लेकिन अभी भारत के संबंध में स्टेट में कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे उस संबंध में जारी किया जाता है। पीडीएफ इस नंबर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो, या टेलीग्राम चैनल भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो में कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है। फिर हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स हाफ ईयरली यहाँ पे इशू होते हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे भी आरबीआई करता है ऑफ हाउस होल्ड्स। तो अगर आप बात करें ये जो 3 इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं वह आपको यहाँ पे याद रखनी है। चौथी मैंने आपको फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बताई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एंड सरप्लस ट्रांसफर। अब अगर आपने कुछ समय पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा था पैसे को ट्रांसफ़र को लेके। देखिए आरबीआई जितना भी आरबीआई के बहुत सारे पैसे कमाने के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो भारत सरकार की जो सिक्योरिटी होती है उसमें जो ब्याज मिलता है वह भी अगर आप देखेंगे वो आरबीआई कमाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे आरबीआई लेंडिंग करता है, बैंक्स को आरबीआई क्या करता है, लोन देता है। आपको मैंने बताया है कि आरबीआई बैंक्स को लोन देता है रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, वो वहाँ से भी आरबीआई की क्या होती है, आमदनी होती है, मैंने आपको बताया है। तो आरबीआई के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे सरकार की जो सिक्योरिटी उसमें जो पैसा मिलता है, लेंडिंग मिलता है रेपो ऑपरेशंस के थ्रू, बैंक को जो लोन देते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा फॉरेक्स ऑपरेशन के माध्यम से अगर आप देखेंगे डॉलर और जो रुपए के बीच जो एक्सचेंज रेट है उसके बीच में अगर कुछ बेनिफिट होता है वह भी आरबीआई को मिलता है, सीनियरोज के थ्रू और मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई पैसे प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा हुआ कि ये पैसा जो है अल्टीमेटली सर भारत सरकार का ही माना जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आरबीआई
के पास एक स्कोप होता है कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए उस सिचुएशन के लिए आरबीआई कुछ पैसा अपने पास रखे। अब वो उसको कितना रखे कितना ना रखे इस चीज़ को लेके यहाँ पे विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो विवाद के बाद अगर आप देखेंगे आरबीआई के उर्जित जो गवर्नर थे, गवर्नर ने इस्तीफा भी दिया। बाद में ये मामला एक कमेटी को सौंपा गया, कमेटी को दिया गया कि कमेटी निर्धारित करे कितना पैसा आरबीआई को रखना है, कितना नहीं रखना है, या कितना भारत सरकार को देना है। फिर उसके बाद आरबीआई ने फंड्स यहाँ पे ट्रांसफर शुरू की। कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भाई अगर आपको सपोज करिए 100 रुपये में 30 रुपये रखने की आवश्यकता है तो आप 60 रुपये मत रखिए, ये 30 रुपये जो एक्स्ट्रा भारत सरकार को दीजिए। भारत सरकार के बहुत खर्चे होते हैं, भारत सरकार को गवर्नमेंट स्कीम्स में खर्चा करना होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना होता है, तो आपको यहाँ पे पैसा इसको ट्रांसफर करना चाहिए भारत सरकार को। ठीक है, तो ये ट्रांसफर का मुद्दा था। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में देखें, सरप्लस ट्रांसफर इंश्योर आरबीआई मेंटेन एडुकेट कैपिटल बफर, तो कैपिटल जो बफर है वह आरबीआई मेंटेन करे, यह भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई फिनेंशियल क्राइसिस ना आए। अगर आप बात करें 1991 के आसपास, जहाँ पे आप देखोगे कि 1991 में क्या हुआ कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व 4 से 5 दिन के लिए केवल बचे थे। तो ये ऐसी सिचुएशन दोबारा भारत में ना आए, फिनेंशियल इमरजेंसी ना लगानी पड़े, इस चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना। सपोर्ट करना फिजिकल प्लानिंग भी, प्रिडिक्टेबल सरप्लस ट्रांसफर, तो फिजिकल प्लानिंग के थ्रू फिजिकल आरबीआई का काम होता है कि जो पैसा है उसे केंद्र सरकार को ट्रांसफर करना। साथ ही सील्ड आरबीआई फ्रॉम शॉक्स एंड एसेट रिस्क एक्सपोजर, कोई भी ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आए तो वहाँ पे भी आरबीआई काम क्या होता है कि वह उसको झेलने के लिए भारत को सक्षम बनाए। अब बात करते हैं ऑटोनॉमी के संबंध में, आरबीआई की ऑटोनॉमी। आरबीआई की ऑटोनॉमी के बारे में अगर आप देखेंगे, autonomy can be impacted by interference in surplus transfer of policy stance. Policy consistency is critical for investor confidence and government should respect RBI regulatory. तो यहाँ पे कमेटी ने यह भी रिकमेंडेशन दी थी कि आरबीआई भले ही ये फंड ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन भारत सरकार को ऑटोनॉमी वो आरबीआई के पास रखनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई अगर आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासतौर पे भारत की जो फिनेंशियल सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए, तो उनके पास ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। इस बात को भी यहाँ पे कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, ये बात यहाँ पे सारी हमने देख ली। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्रीफ नोट्स मिलेगा। ब्रीफ नोट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिलेगा जहाँ पे सारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपसे चर्चा की हैं, सारी चर्चाएँ आपको ब्रीफ में मिल जाएंगी, जिससे आप लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। अब आरबीआई के जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे बनते हैं, फंक्शनिंग को लेकर क्वेश्चन बनता है, आरबीआई का एक्ट है उसकी पावर को लेके बनता है, आरबीआई गवर्नमेंट के बीच कंपैरिजन को लेके बनता है, आरबीआई के काम को लेके बनता है कि आरबीआई क्या काम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आरबीआई के कार्य होते हैं। तो आज ब्रीफ में हमने एक रिवाइज किया आरबीआई की जो फंक्शनिंग होती है। अगर आपको कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया, कुछ भी एक अलग सेपरेट किसी टॉपिक के वीडियोज़ की डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक और उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसे आप देखिए और मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।